हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं न्यू चैप्टर एसीसीएफ का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर जो है वो इन्वेंट्री होने वाला है। ठीक है, तो इन्वेंट्री का चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स भी हैं, थोड़ा बहुत थ्योरी भी होगा। तो मज़ा आने वाला है करने में। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। नया क्वेश्चन नंबर 148। एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री वॉज परचेज फॉर $500। ठीक है, 500 की। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई होप आप लोग जो है वो चैप्टर पहले अच्छे से पढ़ चुके हो, तभी ये वीडियो देख रहे हो और बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा कि जो आपको पता है कि इन्वेंट्री जो है वो कॉस्ट या फिर एनआरवी, जो भी इन दोनों में से छोटा होता है उनमें रिकॉर्ड की जाती है। यानी कि आप लोग जिस पे इन्वेंट्री को ख़रीद के लाओगे वो, या फिर नेट रिलाइजेबल का वैल्यू मतलब होता है जो भी आपकी सेलिंग कॉस्ट होती है उसमें से और भी कोई कॉस्ट लगने वाली होती है, तो उसमें से आप उसको माइनस कर दोगे, तो जो अमाउंट बचेगा वो होता है नेट रिलाइजेबल वैल्यू। इन दोनों में से जो भी कम है वो माना जाएगा। मान लो कॉस्ट आपकी 800 है, एनआरवी आपका 1000 है, तो जो कम है वो 800 है कॉस्ट, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉस्ट जो होगी वो इन्वेंट्री की वैल्यू होगी। और बाकी आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहेंगे वैसे वैसे जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आते रहेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कह रहा है कि हमने एक आइटम परचेज़ किया है $500 का, और इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड फॉर 1200, ऑल्दो 250 विल नीड टू बी स्पेंट ऑन इट ऑर्डर टू अचीव द सेल। यानी कि 1200 पे सेल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें $250 का खर्चा भी करना होगा, $250 का। टू रिप्लेस द सेम आइटम ऑफ इन्वेंट्री वुड कॉस्ट $650। अगर आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो तो सबसे पहली बात आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट का जो है वो यहाँ पे देखना नहीं है, आपको जो है वो कॉस्ट दे रखी है जो कि है $500 की। ठीक है, अब आपको कॉस्ट दे रखी है तो आप $500, अब आपको कॉस्ट तो पता चल गई। अब आपको मेन है एनआरवी निकालनी है। एनआरवी के लिए मैंने आपको बताया सेलिंग और या फिर कोई कॉस्ट लग रही है, आप उसको आइटम को सेल करने के लिए देखो $1200 तो लग रहे हैं, लेकिन कब लग रहे हैं, जब आपकी $250 की और कॉस्ट लग जाएगी। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे देखो, आप एक सामान जो है वो $1200 में बेच सकते हो, लेकिन वो सामान को $1200 में बेचने के लिए पहले आपको $250 और लगाने पड़ेंगे, तो उसकी नेट जो कॉस्ट बनती है वो 1200 में से अगर आप 250 माइनस करोगे तो 950 बचता है। अब आप बताओ 950 बड़ा है या फिर 500 बड़ा है। ठीक है, तो 950 जो है वो बड़ा है, इसका मतलब 500 लोअर है, तो हमें आपको पता है इन्वेंट्री जो है वो लोअर पे कैलकुलेट करते हैं, तो इसलिए इन्वेंट्री की जो वैल्यू होगी वो होगी $500। आई होप आप लोगों को चीज़ समझ आएंगी। स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, फिर धीरे धीरे स्पीड पकड़ते रहेंगे जैसे जैसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती रहेगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 149। इसके अंदर आप लोगों को बता रहे हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी वैल्यूड यूजिंग फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और एवरेज कॉस्ट मेथड। ठीक है, इन दोनों आपको पता है फीफो होती है और एक होता है एवरेज कॉस्ट मेथड। दोनों के आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हैं जिससे और क्लैरिटी मिलने वाली है। और ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है और जो प्रॉफिट होता है उन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसका मतलब अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर कम होगी तो प्रॉफिट जो है वो भी कम होगा। ठीक है, ये दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये जानते हुए कि आप लोग चैप्टर पढ़ चुके हो तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पता है। इसी के साथ क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड प्रॉफिट्स आर हायर यूजिंग फीफो रैदर देन एवीसीयू। सबसे पहले आपको चले फीफो और एवीसीयू मेथड के बारे में पता होना चाहिए। फीफो का मतलब आप ऐसा लगा सकते हो कि आप लोग मान लो आपकी कंपनी है, आपको जो है स्टॉक इन्वेंट्री वगैरह ला रहे हो, आप अपनी कंपनी के अंदर आप जो स्टॉक लेकर आए, मान के चलो आप लोगों ने ये डब्बे हैं। ठीक है, डब्बों की तरफ से आप एग्जांपल समझो, एक सेकंड इसको जो है हम थोड़ा सा हटा दें। ये 5 बॉक्सेस हैं। ठीक है, सबसे पहले कंपनी जो है वो ये बॉक्स लाई, फिर उसके बाद ये लाई, फिर ये, फिर ये लाइन वाइज ले आई। तो सबसे पहले ये वाला बॉक्स लाइए और इसको एज्यूम करो कि ये कंपनी की इन्वेंट्री है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब यही है कि जो पहले सामान लाएंगे वही सामान जो है वो पहले बिकेगा। एवरेज कॉस्ट मेथड भी ये होता है कि यार मतलब एवरेज लगा लेते हैं इसको। अगर मैं आपको एक थोड़ा प्रैक्टिकल रूप से बताऊँ ना, देखो कंपनी जो है वो 100 यूनिट्स लेकर आई है ₹10 के, और उसके बाद वापस से जो 100 यूनिट्स हैं वो लेकर आई है वो ₹20 के आप लगा लो। ठीक है, तो पहले 100 यूनिट्स उनको ₹10 के मिले, बाकी के जो 100 यूनिट्स है वो उनको ₹20 के मिले। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होगा कि सबसे पहले वो 100 यूनिट्स लाए थे, तो वो ₹10 में बेचेंगे, तो 100 इंटू 10 उनको कितने रुपए मिलेंगे, 1000, 100 इंटू 10 1000, तो 1000 जो है वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बन जाएगा। क्योंकि आप लोग जो है वो 100 यूनिट थे, ₹10 का था, तो पहले आप ये लाए तो बिकेगी भी पहले यही। वहीं अगर आप दूसरी तरीके से देखो तो अगर एवरेज कॉस्ट में होगा ना, तो इसमें आप लोग क्या करोगे, 100 इंटू 10, पहले तो आप 100 इंटू 10 करोगे, लेकिन एवरेज है, एवरेज का मतलब आ गया प्लस 100 इंटू 20, जो 20 है। ठीक है, 100 इंटू 20 कर देंगे। अब इन दोनों का ब्रैकेट में सॉल्व करोगे और हम डिवाइड भी करेंगे अपॉन में जो भी टोटल यूनिट है, यानी कि 200। इससे क्या होगा, हमारा एक एवरेज निकल जाएगा। देखो हमने जो है 100 यूनिट खरीदे ₹10 के और 100 यूनिट खरीदे ₹20 के, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे ऊपर बनेगा 1000 प्लस 2000 अपॉन में 200। ठीक है, तो जो टोटल बनते हैं ऊपर 3000 अपॉन 200,
तो इसके 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो हटाओ तो आपका जो 15 बनता है वो कॉस्ट बनती है, ठीक है। मतलब पर यूनिट आपकी 15 लग रही है। तो अगर 15 आपकी पर यूनिट में लग रही है तो इससे हिसाब के आपका क्या बन गया, 15 एक यूनिट के लग रहा है, आपने टोटल कितने खरीद रहे थे, 100। तो टोटल आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो 1500 आ रही है, ठीक है, एवरेज में। और अब जो हम नॉर्मल इन्वेंट्री के मेथड से चल रहे थे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से, तो कितनी आ रही थी, 1000। तो देख रहे हो 500 रुपये का फ़र्क आ गया। यही होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और एवरेज। एवरेज में आप नॉर्मल जैसे मैथमेटिक्स में एवरेज करते हैं कि देखो 1 और 2 इन दोनों का एवरेज निकालना है, तो आप दोनों को ऐड कर देते हो और टोटल कितने हैं, 2 नंबर, तो अपॉन में 2 कर दिया। 1 + 2 3, 3/2 1.5। ऐसे ही थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो लिखने में स्पेस कम है, तो थोड़ी बहुत जो है वो आप कह सकते हो कि किचड़-पिचड़ सी हो गई है। बाकी आई होप आपको जो मैं समझाना चाह रहा था वो आप समझ गए हो। नहीं समझे तो यार एक बारी रिवाइंड करना। और यही मेथड है फीफो और एवीसीयू, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि आपको बताना है कि प्राइस जो है फॉल किए हैं। प्राइस अगर फॉल किए हैं तो मान के चलो हमने स्टार्टिंग में इन्वेंट्री ली होगी 1000 रुपये की, डॉलर ले लो आप, $1000 की ली हुई थी। अब अगर प्राइस फॉल कर रहे हैं तो ये इन्वेंट्री की जो वैल्यू है आज के टाइम पे मतलब इससे कम ही हो गई होगी, तो 750 की हो गई होगी। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी कम होनी चाहिए। तो देखते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री कम कहाँ पर है। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज़ लोअर, डी ऑप्शन में है। और इधर तो दोनों हाइयर दे रखे, तो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। क्लोजिंग एंड प्रॉफिट्स आर लोअर, बी है और डी है। ए और सी तो देखो क्लोजिंग जो हमारा इन्वेंट्री है वो आपको हायर दे रखा है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। बी और डी में से अब आपको देखना है। अब यहाँ पे बी देखो, क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट दोनों लोअर हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री लोअर है लेकिन प्रॉफिट हायर है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है तो प्रॉफिट जो है वो भी ज़्यादा होगा, अगर वो कम है तो दूसरी भी कम होगी, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया बट आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आगे वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 150 जो कि आपसे कह रहा है कि यार एप्पल बायज एंड सेल्स इन्वेंट्री ड्यूरिंग द मंथ। आपको इनमें से स्टेटमेंट दे रखी हैं, तो इसको आपको ना पहले सॉल्व करना पड़ेगा फीफो मेथड से और एवीसीओ मेथड से, फिर आपको ये सारी जो है वो स्टेटमेंट्स के आंसर जो है पता चलेंगे। चलो इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। ओके, सो हम यहीं पर देखो क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले आपको देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है फीफो से और एवरेज कॉस्ट मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले फीफो से देखोगे, आपकी जो है ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दे रखी है 100 यूनिट जो है वो $2.52 पर यूनिट है, ठीक है। तो ओपनिंग यूनिट आप देख लो 100 यूनिट्स हैं जो कि $2.52 हैं। ये आपकी क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आपको वर्किंग ज़्यादा शो करने की ज़रूरत है नहीं, और आप लोगों को मैं समझाने के लिए ऐसे ही समझा दूंगा, ठीक है। तो 100 यूनिट्स हैं $2.52 के। इसके बाद देखो आप लोग कर रहे हो सेल कर रहे हो 20 यूनिट के। 20 यूनिट्स अगर आप लोगों के चले जाते हैं तो आपकी जो अभी फ़िलहाल इन्वेंट्री में है वो 80 यूनिट्स पड़ेंगे, और कितने रुपए इसकी, 2.52 के, ठीक है। अभी आपको ना यहाँ पे देखो एक ही साइड करेंगे और दूसरी साइड पे एवरेज कॉस्ट मेथड करेंगे, इससे आपको जो है वो पता भी चल जाएगा कि बीच में डिफरेंस वगैरह क्या होता है, ठीक है। 80 यूनिट्स अब हमारे पास पड़े हुए हैं जिसकी वैल्यू कितनी है, $2.52। यहाँ पे आप लिख देते हैं यूनिट्स और यहाँ पे आप डॉलर्स लिख देते हो पर यूनिट, ठीक है। तो 80 यूनिट्स पड़े हैं $2.52 के। इसके बाद देखते हैं हमने वापस से परचेज़ किया है 140 2.56 पर यूनिट का, ठीक है। आपको प्राइस और यूनिट्स पे ध्यान रखना है। हमने कितने का परचेज़ करें, 140, और प्राइस कितना है 2.56 का, ठीक है। अभी आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आप जो है टोटल वगैरह पता चले करने लग जाओ, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम 2.56 लिख देते हैं, ठीक है। इन दोनों का टोटल अभी हम करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालते हैं, ठीक है। ये जो है वो सेल है जो माइनस में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये देखो ये है आपका सेल में जो 20 लिख रखा है, और बाकी जो मैं बिना माइनस में लिखूँगा वो परचेज़ है, ठीक है। इसके बाद आप देखो हम लोगों ने सेल करी है वापस से 90। अब देखो यहाँ पे आता है फीफो मेथड यूज। अब 90 अगर हमने सेल करी है ना, तो देखो 90 हम लोगों ने सेल करी है, लेकिन 90 हमने सेल करी होगी, पहले हम $80 हमारे 80 यूनिट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, तो हम पहले इन 80 में से यूज़ करने वाले हैं। और बाकी अब देखो 80 हमारी यूनिट बिक गई $2.52 पर जितने हिसाब से। अब 80 की 80 हमारे पास बिक गई। अब देखो 140 हमारे पास नहीं पड़ी हुई है स्टॉक में, तो अब उसमें से 90 हमें निकालनी थी, 80 हमने यहाँ से निकाल ली, 10 जो है वो यहाँ से निकाल लेंगे। तो अब हमारे पास जो है टोटल बचेंगी 130 यूनिट्स पड़ेंगे, और कितने रुपये के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से 2.56, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो चीज़ें जो हैं वो समझ में आ रही होंगी अच्छे तरीके से, क्योंकि यार देखो अगर नहीं समझ में आई तो आप लोग रिवाइंड करो और अच्छे से समझो तभी आगे बढ़ना है, ठीक है। हम लोगों ने वापस से बताता हूँ, सबसे पहले 100 की ओपनिंग इन्वेंट्री थी 2.52 के हिसाब से, 20 की हमने सेल कर दी, 80 की बची 2.52 के हिसाब से ही। फिर हमने 140 और परचेज़ करे 2.56 के हिसाब से। उसके बाद 90 जो है हमने वापस से सेल कर दी। 90 को अगर हम सेल करेंगे थोड़ा सा आराम से यहाँ पे
लिखें तो 90 को अगर हम ऐसे लिख दें 90 को माइनस में, येस, तो 90 की हमने सेल करी। 80 जो है वो मैंने यहाँ से ले लिए जो पहले की यूनिट थी। अब देखो पहला हमने 90 सेल कर दिए, पहले का स्टॉक था 80, वो मैंने 80 को हटा दिया। उसके बाद 10 जो था वो मैंने 140 में से निकाल दिया, ठीक है, यहाँ ये है 140। अब मेरे पास 130 बच रहा है स्टॉक, जो कि है $2.56 पर हिसाब से। आगे वापस से मैंने परचेज़ किया 2.78 के हिसाब से, 200 मैंने परचेज़ किया $2.78 के हिसाब से। इसके बाद देखो मैंने वापस सेल कर दी 180 की। अब 180 की अगर मैं सेल करूँगा तो प्राइस पे यहाँ पे नज़र मारो मैंने कितनी लिखूँगा। मैंने जो सेल करी है वो 180 यूनिट्स हैं। अगर मैं 180 सेल कर देता हूँ, एक सेकेंड, 180 मैंने सेल करी, ठीक है। अब देखो मेरे पास बची कितनी थी यहाँ पर, 130 जो थी वो ये वाली थी, एक सेकेंड, ये देखो ये जो है 130, सॉरी, ये देखो यहाँ पे 130 वाली जो पड़ी थी ये वाली थी। उसके बाद मैंने 200 जो है वो परचेज़ कर दिए, ठीक है। अब 180 मैंने वापस सेल कर दी। पहले 130 जो है वो यहाँ से जाएंगे 2.56 के हिसाब से, और बाकी की जो मेरी 50 बची है ना वो मैं इधर से निकाल लूँगा। तो मेरे पास ऑल एंड ऑल कितना बचेगा, लास्ट में 150 बचेगी इन्वेंट्री, जो कि इधर से बच रही है मेरे पास, यहाँ से इधर से मेरी इन्वेंट्री बचेगी, ठीक है। और वो थोड़ा सा बीच में अटक गई थी। अब बाकी देखो 180 में से 130 जो है वो हमने यहाँ से निकाल लिए, बाकी 50 जो है वो इधर से बचेंगे 200 में से। तो अब टोटल मेरे पास स्टॉक कितना बचा, 150, और जो कितने प्राइस का था वो 2.78 का। अब आपको नॉर्मल इन्वेंट्री को करना है, 150 मल्टीप्लाई बाय 2.78 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा $417। ये जो है आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है स्टार्टिंग में पढ़ के, बट जिस हिसाब से मैंने स्टेप्स बताए उस हिसाब से आप करोगे तो बहुत अच्छे से कर सकोगे, ठीक है। ये जो एवरेज कॉस्ट मेथड है इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की देखो खास ज़रूरत है नहीं, बहुत ही आसान है, MCQ है तो हमें थोड़ा जल्दी भी करना है, ठीक है। फीफो में आप देख रहे हो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो जो आपको इसकी ट्रिक है वो आपको समझनी होगी, ठीक है। इसको अगर हम एक सेकेंड थोड़ा सा रब वगैरह कर देते हैं, येस, सो इसको हमने पूरा हटा दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सीन देखो बहुत इजी है। आप लोगों को पहले सारी परचेजेज ढूंढनी है और ओपनिंग इन्वेंट्री, ये आपके ओपनिंग इन्वेंट्री है, ये वाली आपकी एक परचेज़ ये है और एक आपकी परचेज़ ये है, ठीक है। जैसे आपको एवरेज कॉस्ट मेथड निकालना है तो आपको निकालने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेज ढूंढने होंगे, ठीक है। इससे आप लोग जो है वो एवरेज कॉस्ट निकालोगी कि क्या क्या एवरेज कॉस्ट आ रही है, ठीक है। सबसे पहले आप देखो 100 इंटू सॉरी, इसको अगर हम हटाएं और यहाँ पे इसको करते हैं 100 इंटू 2.52। आपको कुछ भी नहीं करना, अभी हम एवरेज कॉस्ट निकाल रहे हैं। एवरेज कॉस्ट 100 इंटू 2.52 जो कि आपका 252 होता है। इसके बाद परचेज़ नहीं, देखो 140 इंटू 2.56, 140 इंटू 2.56, जो कि आप कैलकुलेट करोगे 140 इंटू 2.56 विच इज़ 358.4, ठीक है। इसके बाद एक और परचेज़ आपको दे रखी थी जो कि है 200 और 2.78 पर यूनिट के हिसाब से, 200 इंटू 2.78, और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे 200 इंटू 2.78 विच इज़ 556। इससे आपको क्या, देखो आप लोगों ने जितना भी सामान ख़रीदा है कितने रुपए में ख़रीदा है, तो अब आप ये बता सकते हो कि आपकी एवरेज काइंड ऑफ कितनी आ रही है, ठीक है। तो आपको इन तीनों को टोटल करना है, जो कि अगर हम करें 252 प्लस 358.4 प्लस 556, जो कि आपका आता है 1166.4, ठीक है। अगर मैं पॉइंट को अगर हटा भी देता हूँ और राउंड ऑफ करके भी लेता हूँ तो 1166 जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगर आप पॉइंट करना चाहोगे तो उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। बाकी मैं राउंड ऑफ लेके चल रहा हूँ। इसके बाद आप टोटल इसका यूनिट्स का देख लो, 200, 140 और ये जो है आपके टोटल हैं 440 यूनिट। इसका मतलब आपकी एवरेज कितनी आ गई, आप एवरेज नॉर्मल निकालोगे। देखो ये सारी चीज़ें चल रही हैं वो मैथमेटिक्स है, ठीक है। बाकी फॉर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो तो मैंने आपको बता दिया। आप लोगों ने यूनिट्स लिए हैं, आपने उसके ऊपर प्राइस दिया है, तो आपको नॉर्मल एक एवरेज प्राइस चाहिए कि आपका एवरेज प्राइस किस लिए आ रहा है। तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, 1166 अपॉन में 440, 440 अगर आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.65। ये जो है वो आपकी एक एवरेज कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब आपकी एवरेज कॉस्ट तो आ गई, अब आपको ये निकालना है कि आप इसको मल्टीप्लाई किसको करोगे। हमें पता है क्या निकालना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। हम लोगों ने जैसे इसकी निकाली $417, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि एवरेज कॉस्ट मेथड से कितनी आएगी। आपको प्राइस तो पता चल गया है, लेकिन अब प्राइस पता होने की भी सारी चीज़ें नहीं है ना, आपको ये भी तो बताना है यूनिट्स कितनी है। जहाँ पे यूनिट्स को ही तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब यूनिट्स निकालने के लिए आपको एक और वापस से एक ट्रिक आपको बताएं तो देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग में कितनी यूनिट थी, 100। उसके बाद 20 जो है वो सेल हो गई, 20 सेल होने के बाद अगर बचती हैं कितनी, 80। 80 के बाद आप लोगों ने परचेज़ कर लिया 140, अगर आप 80 में 140 और जोड़ोगे तो 220 यूनिट्स हो गए अब आपके पास। अब 220 में से 90 चले गए,
90 चले गए तो आपके पास 220 माइनस 90 करोगे खाली तो 130 बचता है। फिर वापस से आपके पास 200 परचेज करा, मतलब 200 से आप और बढ़ाया तो आपके पास कितनी आ गई 530। अब 530 के बाद सॉरी यहाँ पर ये जो है 330 होगा, अगर हम 130 बची है 130 में अगर आप 200 परचेज़ करोगे तो आपकी 330 होती है, ठीक है। 330 के बाद आप लोगों ने सेल करा 180 का, 330 में से 180 अगर गया तो कितना बचता है आपका 330 माइनस 180 कर लो आप लोग, और ये आपका बचता है 150, ठीक है। तो आपके पास लास्ट में इन्वेंट्री कितनी बची है 150 यूनिट्स, और आपने प्राइस निकाल ही लिया 150, और प्राइस आपका कितना आया था ये 2.65, ठीक है। तो 150 मल्टीप्लाई बाई 2.65 कर दो, बहुत ईजी है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री का, जो कि हुआ 397.5, ठीक है। अगर आप राउंड ऑफ करना चाहो तो 398 भी कह सकते हो, या फिर 397.5 पे भी छोड़ सकते हो। अब आपका देखो लास्ट में कंक्लूजन निकालना है, आप लोगों ने एवरेज कॉस्ट से भी निकाला, फीफो से भी निकाला, आपका आंसर क्या आ रहा है इसमें जो है वो 397.5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 417 आ रहा है, अगर आप दोनों का डिफरेंस लोगे तो 417 और 397.5 को माइनस करोगे तो आपका जो आंसर आता है वो होता है 19.5, यानी कि फीफो से मेथड में आंसर जो है वो कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा आ रही है, और एवरेज कॉस्ट में जो है वो 19.5 कम आ रही है। आंसर देखोगे क्लोजिंग इन्वेंट्री इज़ हाईयर व्हेन यूजिंग द फीफो, ठीक है, 19.5 से ज़्यादा है, इसमें जो लोअर दिखा रहा है तो कट गया, इसमें तो 17.5 हमारा आंसर ही नहीं था, तो ए ऑप्शन सीधा सीधा जो है वो हमारा आंसर वैसे भी ठीक बैठ जा रहा है। बाकी आपको पूरा सॉल्व जो है वो मैंने करा के दिखा दिया है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, डायलन परफॉर्म्स इन्वेंट्री काउंट ऑन 30 दिसंबर को उसने इन्वेंट्री काउंट किया, ठीक है। उन्होंने काउंट किया कि 1200 आइडेंटिकल यूनिट थी, जिसकी हर एक कॉस्ट थी जो थी वो $50 की थी। उसने जो है $20 की यूनिट जो है वो सोल्ड करी है $48 पर ईच पे। आपको क्या बताना है कि उसकी इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी 31 दिसंबर को। यहाँ पर वही आपका जो पता है कॉन्सेप्ट आना चाहिए, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ठीक है। देखो सबसे पहले लास्ट में उसके पास अगर एग्जांपल देखो 1200 इन्वेंट्री उसके पास पड़ी हुई थी, ठीक है। 1200 इन्वेंट्री थी जिसमें से उसने 20 यूनिट जो है वो बेच दी। 20 यूनिट्स अगर वो बेच देगा तो 1200 में से आप लोग 20 माइनस करो, 1200 माइनस 20, जो कि आपका आंसर आता है 1180, ठीक है। अब आपके पास टोटल इन्वेंट्री कितनी बची है 1180। कॉस्ट थी उसकी $50, लेकिन अब उसने कितने 20 यूनिट्स जो है वो बेची हैं $48 में, ठीक है। इसका मतलब जो है कॉस्ट है 50 की, लेकिन नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है $48 की। आपको पता है कि किस में रिकॉर्ड करते हैं, लोअर ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू या फिर कॉस्ट। तो 1180 की भी वैल्यू कितनी होगी 4.48, ठीक है 48। तो आप 1180 मल्टीप्लाई बाय अगर आप करोगे 48 को तो आपका आंसर आ जाएगा 56, यहाँ पे लिख देंगे 56640, ये आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू हो जाएगी। बहुत ईजी है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है, और इन्वेंट्री और वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड है। तो इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एज लोअर ऑफ कॉस्ट, नेट रिलायबल वैल्यू एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये फॉल्स हो जाएगा। आप लोग कहोगे भैया सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या दिख रही है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं आता, ठीक है। खाली अगर लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी होता तो ठीक होता, लेकिन रिप्लेसमेंट कॉस्ट इसमें नहीं आता, तो इसलिए फॉल्स। When valuing work in progress material cost, labor cost, variable fixed production overhead must be included. Yes, overhead ये सब अगर आप लोगों ने जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वगैरह भी कर रखी है तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर मोटा मोटा देखो तो वर्क इन प्रोग्रेस है, आपकी जो भी चीज़ है वो बन रही है फ़िलहाल के लिए, तो उसके अंदर जो भी चीज़ें होती है उसमें ओवरहेड्स वगैरह भी आते हैं। मान लो आपका रेंट लग रहा है, आपकी बिजली लग रही है, वो सब चीज़ें भी तो लगी रही है ना, तो उसको भी कहते हैं कि कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। बाकी इसलिए ये जो होगा वो ट्रू होगा। इसके बाद इन्वेंट्री आइटम कैन बी वैल्यूड यूजिंग आइदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज कॉस्ट, ये भी ट्रू है। येस, अगर यहाँ पे लीफो लिखा होता है, लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये मेथड जो है वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो इसलिए हम वो फॉल्स कर देते। एन एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज द अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज इन मेजरिंग इन्वेंट्रीज। येस, उनको सारी जो भी मतलब डिस्क्लोजर वगैरह देना चाहिए कि कौन सी पॉलिसीज़ वो यूज़ कर रही है इन्वेंट्री से रिलेटेड, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री हमेशा किससे होती है, लोअर ऑफ कॉस्ट या फिर नेट रिलायबल वैल्यू। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, ये आपसे कह रहे हैं कि काइज या फिर कीज इंटीरियर डिज़ाइन बिजनेस रिसीव डिलीवरी ऑफ फैब्रिक, उनको एक डिलीवरी रिसीव हुई है 29 जून को, और इंक्लूड किया उन्होंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन में उसको 30 जून को, ठीक है। 30 जून को चीज़ वो लास्ट डेट होगी, तो 29 जून को उनको डिलीवरी रिसीव हो गई, उन्होंने रिकॉर्ड कर ली। एज एट 30 जून 2016 द इन्वॉइस फॉर द फैब्रिक हैड नॉट बीन अकाउंटिंग फॉर, मतलब उसने इन्वॉइस जो है वो अकाउंट नहीं करी। बहुत ही बेहतरीन। Based upon the following available information, what effects will this have on Kai's profit for the year ended 30th June and in the inventory valuation at the date?
तो यहाँ पर आप देखोगे कि देखो सबसे पहले जो है आप लोगों को इसकी थोड़ी एंट्री बनाने की कोशिश करो तो क्या होगा, अगर उसने डिलीवरी रिसीव करी है, मतलब उसने परचेज़ किया होगा, ठीक है, परचेज़, और आप लोगों ने क्रेडिट किया होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसके अंदर जो है वो इन्वेंट्री आ जाएगी, ठीक है। अब आप लोगों ने जो था वो आपने दिखा दिया है कि आपने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन को जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है, मतलब आपने दिखा दिया कि इन्वेंट्री आ गई, लेकिन आप लोगों ने उसकी आगे पेमेंट नहीं करी। तो इसमें देखो सबसे पहली बात तो क्या होगा कि सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे आपके ऑप्शन दे रखे हैं कि जो प्रॉफिट है वो इस ईयर का वो ओवरस्टेट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि जो इन्वेंट्री है वो अंडरस्टेट हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन जो कह रहा है वो आपको कह रहा है कि प्रॉफिट जो है वो ओवरस्टेट हो जाएगा अगले साल का। तो अगले साल की तो बात ही नहीं कर रहा, तो पहले आप थर्ड ऑप्शन हटा दो। थर्ड ऑप्शन हटाया तो बी ऑप्शन भी हट गया। इसके बाद इन्वेंट्री एट 30 जून विल बी ओवरस्टेटेड। अब आपको ये बताना है इन्वेंट्री अंडरस्टेट ओवरस्टेट होगी या फिर प्रॉफिट होगा। अब जहाँ पे आप थोड़ी सी अकाउंटिंग का लॉजिक समझने का ट्राई करो। आप लोगों ने कोई चीज़ ऑर्डर करी, आप लोगों के पास वो आ गई, ठीक है, आप लोगों ने उसकी वैल्यू कर दी कि हमारे पास भैया इन्वेंट्री तो आ गई है। अब देखो आप लोगों ने उस चीज़ को क्रेडिट कर दिया और आप लोगों ने परचेज़ को डेबिट कर दिया। मान के चलो कि 500 का ही था, ठीक है, 500 का था, तो दोनों को आपने डेबिट क्रेडिट कर दिया। अब इससे जो है वो प्रॉफिट पे जो है वो ऐसे फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपने 29 जून को रिसीव किया, इसका मतलब आप लोगों को नॉर्मल इन्वेंट्री में आपको लोगों को रिकॉर्ड करना था, ठीक है। अगर आप इन्वेंट्री में रिकॉर्ड करते तो वही आपका प्रॉफिट, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है परचेज़ को भी आपने दिखा दिया और इन्वेंट्री को भी आपने दिखा दिया, ठीक है। तो उससे आपका प्रॉफिट और लॉस में चेंज नहीं आता, क्योंकि दोनों जो है वो इफेक्ट प्रॉफिट में क्या होता है, डेबिट साइड भी कर दिया, क्रेडिट साइड भी कर दिया। लेकिन अगर आप लोगों ने उसको 30 जून पे करा है तो उसके बाद देखो 30 जून पे भी अकाउंट नहीं करा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका प्रॉफिट है वो ओवरशीट कर देगा, क्योंकि आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने खाली दिखा दी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारे पास। और अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको पता है कि ज़्यादा दिखा दी, कि इसका मतलब है हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है, हम लोगों ने ओवर पड़ा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होगी तो क्या होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, इसलिए प्रॉफिट जो है वो ओवरशीट करेगा इस ईयर का। और फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा खाली सही दिख रहा है, इन्वेंट्री है कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इन्वेंट्री आप लोगों को पता है इधर से जो है वो दोनों का इम्पैक्ट कैंसिल ही हो जाने वाला है। तो प्रॉफिट जो है वो खाली हमारा क्या करने वाला है, ओवरशीट करने वाला है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 154। जर्नल एंट्री है, आपको बताना है कि अगर आपने गुड्स टेकन फ्रॉम इन्वेंट्री बाय द ओनर ऑफ अ बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, देखो सबसे पहले पर्सनल यूज़ आगे तो ड्राइंग्स आनी चाहिए, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती है, तो बी और डी ऑप्शन गलत। परचेजेस को यहाँ पे क्रेडिट कर रहा है और यहाँ पे आप लोगों ने सी वाले ऑप्शन में जो है वो आप लोग इन्होंने इन्वेंट्री को क्रेडिट करा है। अब आप देखो आप लोगों ने अपनी इन्वेंट्री में से क्या निकाले हैं, रिकॉर्ड गुड्स टेकन फ्रॉम इन्वेंट्री बाय द ओनर ऑफ अ बिजनेस, तो इसलिए परचेजेस के अंदर से माइनस होता है, ना कि जो है वो आप लोगों का इन्वेंट्री में से माइनस होगा, क्योंकि सीधा उसने इन्वेंट्री में से निकाला है। तो आप लोग परचेजेस जो है, आप जो भी परचेज वगैरह करते हो आप उसमें से सबसे पहले जो है वो रिडक्शन के रूप में दिखा देते हो, क्योंकि जो हम इन्वेंट्री निकाल रहे हैं, ठीक है, इन्वेंट्री अगर हम चीज़ निकाल रहे हैं, देखो इन्वेंट्री पे वर्ड पे फोकस करो, इन्वेंट्री निकाला, पर्सनल यूज़ के निकाला, आप लोगों ने ड्राइंग को है वो डेबिट कर दिया। अब परचेजेस को हम इसलिए निकालेंगे ताकि जो है हम परचेजेस के साथ साथ जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स में से भी उसको निकाल सकें। इससे क्या होता है कि जो भी हम गुड्स वगैरह ना वो सेल ना करें। अगर हमारे को पता है कि हमारी परचेज ही 500 की होगी, ठीक है, तो हम 500 की चीज़ को आगे जाके बेच सकते हैं। अगर हम ये दिखाएं कि हमारे परचेजेज 600 के हैं तो हम वो 600 को बेचने के देखेंगे, लेकिन असलियत में हमारे पास 500 की परचेज पड़े हैं, तो इसलिए परचेज़ को हम लोगों ने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। जब भी इन्वेंट्री को निकालेंगे तो जो आप लोगों का आंसर होगा वो क्रेडिट कर देना परचेज़ को, अगर ये ड्राइंग का केस होगा। आगे चलते हैं, वापस एक आपकी एक जर्नल एंट्री करनी है। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके 180,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 220 है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप लोगों को बताना है कि क्या एंट्री रिक्वायर्ड होगी टू अकाउंट फॉर ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री व्हेन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसके लिए आप लोगों को ये बात जाननी ज़रूरी होगी कि जो हमारा जो पहले जो होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है एक चीज़, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर होता है कि आप लोग जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री की सीन बैठ जाते हैं, ठीक है। आप जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर जाती है और उसको हम लोग मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे ट्रीट करते हैं, एज अ एक्सपेंस, ठीक है। जो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है उसको आप लोगों को एज अ एक्सपेंस शीट करना होता है, और जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है आप उस चीज़ को जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हो एज एन एसेट, ठीक है। तो ये बात आपको ये वाले क्वेश्चन करने से पहले याद रहनी चाहिए और पता होना चाहिए, आप लोगों ने चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखो इन्वेंट्री अकाउंट को इस दोनों ने डेबिट किया हुआ है 180,000 से, यानी कि इन्वेंट्री को इन्होंने डेबिट कर दिया, और हमने आपको बताया कि ओपनिंग इन्वेंट्री जो है उनको एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना चाहिए।
तो जो वो है सबसे पहले तो इन्वेंट्री अकाउंट को आप लोगों ने डेबिट कर दिया 180 से, जबकि किसको करना चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस को, क्योंकि वो होता है एक्सपेंस, ठीक है। तो एक्सपेंस को आप लोगों को डेबिट ट्राई करना होगा। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया और सी ऑप्शन में भी यही है, तो ये वाले ऑप्शन तो गलत ही हो गए। और ये तो 40,000 रुपये और 40,000 रुपये कहाँ ही से ला रहे हो, ठीक है। तो ए और बी ऑप्शन ही खाली बच रहा है आपके पास। अब यहाँ पे इन्वेंट्री अकाउंट अगर आपको पता है कि गलत निकल गया तो आपके पास बी ऑप्शन जो है वो सीधा सीधा सही बैठ जाएगा। किस लिए? क्योंकि जो आप ओपनिंग बैलेंस है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में एज आप एक्सपेंस ट्रीट करोगे, तो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में देखो डेबिट करोगे 180,000 से, और इन्वेंट्री अकाउंट आपका कम हो जाएगा उससे 180,000 से। और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको एक एसेट ट्रीट करना है, तो आप उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में से हटाओगे, यानी कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो बढ़ जाएगी 220,000 से, और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो 220,000 से कम हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये जो है पूरा प्रॉपर लॉजिक है, पूरे जो है इन्वेंट्री का चैप्टर है, आप लोगों ने अच्छे पढ़ा होगा तो आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 156। यहाँ पे आपको दे रखा है कि एनुअल इन्वेंट्री की काउंट जो है वो 7 जुलाई को टुक प्लेस हुई है, और इन्वेंट्री की वैल्यू इस डेट पर है 38,950। इस पीरियड के दौरान जो है 30 जून टू 7 जुलाई द फॉलोइंग टुक प्लेस, सेल्स आपकी, परचेजेस आपको दे रखा है, मार्कअप दे रखा है, मार्कअप मार्जिन। आई होप आप लोगों को पता है मार्कअप जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ मतलब सेल्स पे लगता है, और जो मार्जिन जो है वो आपका सेल्स पे लगता है, ठीक है। ये हम क्वेश्चंस वगैरह आने वाले उसमें टाइम में करने ही वाले हैं। तो आपको बताना है कि जै की इन्वेंट्री वैल्यूशन कितनी होगी 30 जून को। तो अगर आप ये मान के चलो ये वाला पीरियड जो है उसको अगर आप 30 जून को ओपनिंग इन्वेंट्री की तरह ट्रीट करो, 7 जुलाई जो है वो आपकी क्लोजिंग में हो गई, तो आप लोगों को बताना है कि आपका जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होने वाली है, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री का आप एक फार्मूला से इसको आंसर जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, पहले अगर आप ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है, ठीक है, ये आप लोगों को निकालनी है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता है कि आप अगर इसके अंदर सेल्स को प्लस कर दोगे और अपना जो परचेजेस वगैरह है उसको माइनस कर दोगे, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू 30 जून में क्या होने वाली है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री में अगर हम लोग ऐड करेंगे सेल्स और परचेजेस, तो हमारे को पता चल जाएगा ना कि हमारी ओपनिंग, एक सेकंड यहाँ पे मैंने सॉरी शायद से गलती से ओपनिंग इन्वेंट्री बोल दी, यहाँ पे जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में जब हम लोग सेल्स को ऐड करेंगे और परचेजेस को माइनस करेंगे, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी जो वैल्यू है इन्वेंट्री की वो स्टार्टिंग में कितनी थी, ओपनिंग में कितनी थी। इसका जो लॉजिक है वो बहुत ज़्यादा आसान है। मान के चलो कि आप लोगों के पास शुरू में देखो, आप लोग कैसे अगर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आपके पास स्टार्टिंग में 50 इन्वेंट्री थी, ठीक है। आप लोग पहले उसके बाद कुछ खरीदते हो, यानी कि मान लो 10 यूनिट्स आपने और ख़रीद ली, ठीक है, तो आप लोग उसको ऐड करते हो, फिर उसके बाद आपने कुछ सेल कर दी, मान लो 5 आपने सेल कर दी, तो फिर आपका क्लोजिंग अमाउंट बचता है ना 60-555। अब आप लोगों को उल्टा करना है, अब आपको ये वाला फिगर दे रखा है, ये वाला फिगर दे रखा है, ये वाला फिगर दे रखा है, आपको ये वाला फिगर निकालना है, ठीक है। तो बस उल्टा अकाउंटिंग हमने करी है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं करा है। क्लोजिंग इन्वेंट्री आप लोगों को दे रखी है कि कितनी है, देखो 38,950, और स्टार्टिंग में मैंने वो गलती से ओपनिंग बोल दिया होगा, तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा। 38,950। आप लोगों की सेल्स कितनी है, देखो 6500 की दे रखी है आपको सेल्स, लेकिन आप लोगों को पता है मार्कअप आपका भी दे रखा है कि 25% जो है वो कॉस्ट पर है, ठीक है। तो अगर आपको मार्कअप निकालना है तो फिर 6500 को आप सीधा सीधा नहीं लिख सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 6500 इंटू 100 अपॉन में 125 विच इज़ 5200, ठीक है। 5200 आप लोगों को ऐड करना होगा, और परचेज जो है उसकी 4250 है वो एज इट इज़ आ जाएगी, इसको माइनस कर दो। अब आपका आंसर निकालो 38,950 प्लस 5200 माइनस 4250, आपका आंसर आएगा 39,900। ये आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई, और यही आपकी जो है वो इन्वेंट्री में आ जाएगी, ठीक है। और भाई देखो, किसी को भी अगर आप लोगों को डाउट लग रहा है कि ये 5200 कैसे आया, इसको भी थोड़ा बताओ, तो देखो मैं आपको इसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि आई थिंक कि ये चीज़ भी आपको बता देनी चाहिए। देखो मार्कअप दे रखा है 25% कॉस्ट पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को इसको सॉल्व करने की ट्रिक पता होनी चाहिए। 6500 अगर आपको दे रखा है तो आपको ये 25 है ना, तो इसका आप अगर सीधा सीधा देखो, इसको 100 अपॉन में 125 कर दो। आप लोगों को क्या करना है, जब भी कॉस्ट पे हो तो आप लोगों को सेल्स का फिगर उठाओ, वो यहाँ पे लिखो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और अपॉन में 100 प्लस जो भी आपके मार्कअप दे रखा होगा। ये हमेशा किसके केस में होगा, मार्कअप के केस में। 100 प्लस जो भी आपका परसेंटेज है, जैसे कि यहाँ पे 25 था तो 100 अपॉन 125 बन गया, तो 6500 इंटू 100 अपॉन में 125 विच इज़ 5200, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल जो है वो लिखी। इसके बाद मार्जिन वाले क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, तो मार्जिन से भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि मार्जिन का कैसे निकालते हैं। फिलहाल मार्कअप का था तो मैंने आपको मार्कअप का बता दिया। आगे चलते हैं। इन्वेंट्री मूवमेंट्स फॉर प्रोडक्ट एक्स ड्यूरिंग द, इतना इन्वेंट्री मूवमेंट हुई है आपको
ग्रॉस प्रॉफिट बताने क्या होगा, इफ़ इन्वेंट्री इज वैल्यूड यूजिंग कॉन्टीन्यूस वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। कॉन्टीन्यूस वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से इन्वेंट्री काउंट होती है। आप लोगों को बताना है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना होने वाला है। इसके लिए वापस से हम आ गए एक ब्लैंक शीट के ऊपर और देखो कॉन्टीन्यूस वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड निकालना है, वही जैसे हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो अब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए देखो फॉर्मूला होता है सेल्स में से अगर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हो तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ठीक है। और इसका मतलब आपको सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना होगा, तभी आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो। हल्का सा बड़ा क्वेश्चन है बट कोई दिक्कत की बात नहीं, फटाफट से शुरू करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दे रखी है 1 जनवरी को 6 आइटम जो थे वो $15 के थे। अब आप इसको सॉल्व करने का जो है अगर आपको मैं दिखाऊं, देखो आप लोगों को नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, आपको जो अपनी कैलकुलेशन है वो दिखानी नहीं होती। आपको दिखाने के लिए देखो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों के पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। मैं आपके लिए OI लिख रहा हूँ। 6 आइटम्स पड़े हैं आप लोगों के पास $15 की ईच के, यहाँ पे डॉलर लिख देते हैं, यहाँ पे यूनिट लिख लेते हैं और यहाँ पे जो है वो टोटल अमाउंट लिख लेंगे, ठीक है। तो 6 × 15 करोगे नॉर्मल। अब यहाँ पे कैलकुलेशन चलेंगी, 6 × 15 होता है 90। ओपनिंग इन्वेंट्री हो गया, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री थी वो लिखा है। उसके बाद आप परचेज लिख लो। 10 आइटम जो हैं वो $19.8 के हैं, 10 आइटम्स जो कि हैं 19.8 के, ठीक है। तो अब आप इसको ऐड 198 कर दोगे। अब आप लोगों को क्या करना है, कंटिन्यूस वेटेड एवरेज मेथड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले इन दोनों को आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा। पहले 6 यूनिट थी, अब 10 यूनिट और आ गई, तो आपके पास कितनी हो गई 16, ठीक है। अब आपको 16 यूनिट्स आपके पास हो गई और आप लोगों ने जो क्या कहते हैं परचेज़ किया है वो 19.8 का किया है, ठीक है। तो ये 198 है, पहले 90 का था, अब 198 हो गया। इन दोनों को ऐड कर दो। जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे करोगे तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का आइडिया मिलेगा। पहले वो था नॉर्मल एवरेज कॉस्ट और ये जो है वो कंटिन्यूस है, फ़र्क देखना। अब हमने 10 यूनिट परचेज़ करे, $19.8 पर ईच के थे तो 198 हो गया। पहले $90 के थे, अब 198 के और हो गए। एवरेज हम कुछ भी नहीं कर रहे, बस नॉर्मल एवरेज का खेल खेल रहे हैं। दोनों को ऐड करो, 198 + 90 288, ठीक है। 288 हो गया। तो अब आपको ये वाली चीज़ पता है, ये वाली चीज़ पता है, बीच वाली चीज़ नहीं पता। आपको पता है एक चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। 288 को 16 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 18। तो ये आपकी एवरेज आ गई, एवरेज कॉस्ट ये आपको निकालनी है, ठीक है। ये हम लोगों ने जो कॉस्ट है ये निकाली है, ये हमें देनी रखी थी, तो यही है आपका कंटिन्यूस मेथड। अब आपको अगर ये समझ में आ गया तो आगे तो क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा हलवा ही हो जाएगा। इसके बाद देखो आप लोगों ने क्या करा है, सेल करी है 10 आइटम की $30 ईच। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपकी सेल्स आ जाए और ये $30 ईच आ जाए ना, इसका समझो आपको कोई काम नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने एवरेज कॉस्ट निकाल ली है। 10 यूनिट आप सेल कर दो नॉर्मल। अब आपके पास 6 यूनिट बच रहे हैं और 10 यूनिट किस पे सेल करोगे, जो पहले का अमाउंट आया 18 से कर दिया, 180 गया। अब 280 पहले थे, 180 चले गए। 288 में से आप कर दो 180 माइनस, जो कि आपका आंसर आएगा 108, ठीक है। 108 अब आपके पास बचा, तो इसका एवरेज भी कितना ही आएगा नॉर्मल 18। अगर आपको 18 ऐसे नहीं समझ में आता बस ये समझो कि 108 को 6 से डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया 18। सेल्स में आपको ये करना है कि ऊपर जो आपने परचेज का निकाला है वही सेल्स में भी उससे मल्टीप्लाई होगा। ये जो यहाँ पर आपको अमाउंट दे रखा होता है उससे नहीं होता, किसमें, कंटिन्यूस वेटेड मेथड में। इसके बाद आगे चलते हैं। देखो आप लोगों ने वापस से परचेज करा है 20 आइटम, $24.5 का अमाउंट का आपने देखना ही नहीं, आपको पता है। 20 आपने परचेज़ करे, देखो आपके पास 6 यूनिट्स पड़े रह गए थे, आपने 20 वापस से परचेज़ करे। अब आपका जो है 20 अगर आप लोग यूनिट परचेज़ करोगे 24.5 पे, देखो अभी मैं नॉर्मल लिखने के लिए लिख रहा हूँ, यूज़ जो है वो इसका नहीं करने वाले। 24.5 पे करा तो पहले आप 24.5 मल्टीप्लाई बाई 20 करो, तो ये आता है आपका 490, ठीक है। ये जो चीज़ है हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, आगे देखोगे तो क्या बचेगा। अब हमारे पास 26 यूनिट्स हो गए हैं और पहले 108 टोटल अमाउंट था, अब 490 और आ गया, तो 490 + 108 598। अब 598 और इसको दोनों को डिवाइड कर दो, तो इससे आपको ये वाला अमाउंट मिल जाएगा। तो 598 डिवाइडेड बाई 26, आपका आंसर आता है 23, ठीक है। कुछ भी नहीं कर रहा, बहुत नॉर्मल मैथ्स की कैलकुलेशन है। इसके बाद आप लोगों को क्या दिया है, लास्ट में सेल्स करी है आप लोगों ने 5 आइटम, और आपको अमाउंट देखने की ज़रूरत है ही नहीं, 5 आइटम आप लोगों ने सेल करा। तो आप लोगों की लास्ट में इन्वेंट्री कितनी बची है 21, और आप लोगों ने सेल कितने में किया होगा 23 के अंदर ही, 23, और 23 × 21 कर दो, आपका आंसर आएगा 483। अब ये जो आपकी 483 जो है आ रही है वो क्या आ रही है आप लोगों की, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। ये आ गया आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब इतना ही क्वेश्चन होता तो यार क्या ही बात थी, ठीक है। क्वेश्चन ने जो है थोड़ा घुमाया फिराया और आप लोगों से पूछ लिया कि भैया हमें बताओ ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो आप लोगों को सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है, जो कि होता है ग्रॉस प्रॉफिट।
अब आप लोगों को जो है वो सेल्स तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। सेल्स आप लोगों की कितनी है, यहाँ पर आप सेल्स अगर निकालना चाहोगे, ये देखो 10 आइटम जो हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे सेल करे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे आपकी 2 ही सेल्स है टोटल। ये आपने 10 आइटम सेल करे हैं $30 के, और ये वाला 5 आइटम्स करे हैं $30 के। इसमें हमें कुछ एवरेज निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि दोनों हैं वो $30 के ही बेचे हुए हैं। तो टोटल हमने 15 आइटम बेचे हैं, $30 का एक है, तो मतलब सेल्स कितनी हो गई, 15 मल्टीप्लाई बाय 30 जो कि होती है 450। तो वो सेल्स मेरी निकल गई। अब आप मेरे को निकालना है कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरी कितनी होगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए आप लोगों को देखो यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री जो थी वो दे रखी थी, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री अगर हम यहाँ पे देखें 6 × 50, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी 90। आप देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स का अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स का। ओपनिंग स्टॉक आपको पता चल गया है 90 का है, देखो 15 × 6 90। अगर हम इसको थोड़ा सा हटा दें आराम से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। 15 × 6 90 ओपनिंग इन्वेंट्री आ गया, प्लस आपको परचेजेस निकालने हैं। देखो 10 × 9.8 198, एक परचेज आपने ये करा। 20 × 24.5 अगर आप इसको कैलकुलेट 24.5 मल्टीप्लाई बाई 20 490, ठीक है। आप लोगों ने ये 2 चीज़ें हैं वो परचेज़ करी हैं। आप ऐड कर दो 490 प्लस 198, आपका आंसर आता है 688। आप लोगों को परचेज़ भी पता चल गई। इसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लोगों ने देखो यहाँ पर निकाली है 483 की, ठीक है। ये आपको दिख रही है 483, और इसको यहाँ से फिर आप माइनस कर दो, ईजी 483। अब इन सबको टोटल करो 688 प्लस 90 माइनस 483। आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 295। अब आपको सब कुछ निकल चुका है। सेल्स आपकी 450 है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी 295 है। नॉर्मल आपको कुछ भी नहीं करना है। 450 में से आप लोग 295 को माइनस कर दो, आपका आंसर आने वाला है 450 माइनस 295 विच इज़ 155। और ये आपका जो है वो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्वेश्चन से आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुके हैं, जितने भी चैप्टर में थे ना वो इससे सब क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 158। बिजनेस वैल्यूज इन मेट्रिक यूजिंग पीरियोडिक वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। पीरियोडिक और कॉन्टीन्यूस में डिफरेंस हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसके बाद एट 1 अक्टूबर 2018 देर वर 60 यूनिट्स इन्वेंट्री। 1 अक्टूबर को 60 यूनिट थे, $12 पर ईच। 8 अक्टूबर को 40 यूनिट परचेज़ किए गए, और उसके बाद फर्दर 50 यूनिट परचेज़ किए गए 18 में, और फिर मतलब आपको टोटल परचेज और सेल्स का दे रखा है। और ये जैसा कि हम लोगों ने करा हुआ है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, ओपनिंग स्टॉक लेना है और सारे परचेजेस लेने हैं, और उसमें से आप लोग से सेल्स माइनस कर दोगे तो आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो सेम ऊपर की तरीके से ही है, बट कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। देखो आप लोगों को जो है वो इन्वेंट्री दे रखी है, ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। 60 की यूनिट्स हैं, और आपके पास टोटल $12 के हिसाब से थी। 720 आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई। आप लोगों ने परचेज़ कितने करे हैं, देखो 8 अक्टूबर को आप 40 यूनिट परचेज़ करे हैं $15 ईच के। तो 15 40 परचेज़ किए हैं $15 ईच के। 15 × 40 इज इक्वल टू 600, ठीक है। आप लोगों ने परचेज़ को ऐड करना है, और एक और परचेज़ है फर्दर 50 यूनिट और परचेज़ किए हैं $18 के। 50 × 18 विच इज़ 900। आप लोगों के पास और कोई परचेज़ यहाँ पर देखो कुछ है क्या, नहीं है, सीधा सेल है। आप लोगों ने परचेज़ का सबको टोटल को ऐड कर दो, ये 900 है, ठीक है। 900 प्लस 600 प्लस 720 जो कि आपका आंसर आता है 2,220, और टोटल आपकी इसको ऐड कर लो 100 150। अब 2,220 अपॉन में 150 इसको करोगे तो आपका एवरेज कॉस्ट निकल आएगी 14.8 की। अब आप लोगों को बोला है कि आप लोगों ने सेल कर दिया है आपने 75 यूनिट्स $1200 में, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है $1200 की, और हम लोगों ने कॉस्ट कितनी निकाली है $14.8 की। तो आपको पता है कि किसकी बात मानी जाएगी। हम लोगों ने जो आंसर निकाला है उसका है ना, 14.8 निकाला है, तो 14.8 से करेंगे। 75 यूनिट सॉल्व किए 14.8 से, तो मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आएगा 1110। ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। बहुत ईजी सा था, हमने पहले कर रखा है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 159। वे द बुक होलसेलर ऑन ईच सेल कमीशन इज 4% पेबल टू द सेलिंग एजेंट। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इन्वेंट्रीज ऑफ 3 ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। आप लोगों को कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दे रखा है। आपको बताना है इसकी इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में।
कॉस्ट और सेलिंग प्राइस ये मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, जो भी लोअर है उसमें चूज़ कर लो। 2280 2900 में क्या जो है आपको कम दिख रहा है। सबसे पहली बात ये देख लो कि कमीशन जो है वो 4% भी लग रही है, तो कॉस्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सेलिंग प्राइस में आप लोगों को 4% जो है वो माइनस भी करना पड़ेगा, फिर ये आपका जो है वो बनेगा। इसमें से 4% माइनस करो, इसमें से और इसमें से, फिर जो अमाउंट बनेगा वो आपका एनआरवी बनेगा। मैं आपके लिए कर देता हूँ, देखो 2900 माइनस 4% करूँगा, ये आएगा 2784। 4000 में से अगर मैं 4% माइनस करूँगा ये आएगा 3840, और 1300 में से मैं माइनस करूँगा 4% तो ये आएगा 1248। ठीक है, अब आप लोगों को ये वाला बॉक्स देखना है और ये वाला बॉक्स देखना है, ठीक है। सेलिंग प्राइस नहीं देखना, एनआरवी निकालने के लिए सेलिंग प्राइस और ये जो आपको कॉस्ट पे करनी है, तो एनआरवी आपकी ये निकल गई। अब देखो 2280 2784 में से कम क्या है, 2280, तो आपको पहले ये निकलेगी। 4080 3840 में से क्या कम है, ये वाली, तो ये वाली चूज़ की जाएगी। 1280 और 1248 इन दोनों में से भी कम क्या है, ये वाली, तो दो हमने यहाँ से लिए, अब तीनों को ऐड कर दो। 2280 प्लस 3840 प्लस 1248 विच इज़ 7368, जो कि ये ऑप्शन है, तो ये सही होगा। ठीक है, इतने मुश्किल क्वेश्चन कर लिए, तो इतने आसान क्वेश्चन हमारे लिए क्या हैं, हलवे ही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 160, हेड इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी थी इतनी 15 यूनिट्स एट अ कॉस्ट ऑफ $3 पर ईच, और जुलाई में ये सब चीज़ें हुई हैं। आप लोगों ने पहले 5 यूनिट बेची, फिर 10 यूनिट खरीदी, फिर 8 यूनिट बेची। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बतानी है फीफो मेथड से। फीफो मेथड पूछ रहे हैं यार, ये तो काफ़ी आसान हो गया। देखो, आप लोगों के पास स्टार्टिंग में 15 यूनिट्स थे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने 5 यूनिट जो है वो बेच दिए, और उसके बाद 10 यूनिट्स वापस से ख़रीद लिए, उसके बाद 8 यूनिट्स वापस से बेच दिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपके पास कितने यूनिट्स पड़े होंगे, ठीक है। 15 5 10 10 + 10 20 20 - 8 is 12। ठीक है, आप लोगों के पास जो है मतलब अभी फ़िलहाल 12 आइटम जो है वो बचे होने चाहिए। देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपके पास 15 थे, 15 में से 5 गए, तो अभी भी फ़िलहाल आपके पास 10 आइटम जो हैं वो बचे हुए हैं, कितने, $3 के। उसके बाद आपने 10 और ख़रीद लिए, जो कि हैं $3.5 के, तो अभी आपके पास 10 जो हैं वो इसके बचे हैं $3 के, और 10 आइटम जो हैं वो बचे हुए हैं, देखो यहाँ पे लिख लो, 10 आइटम जो हैं वो बचे हुए हैं $3 के, और 10 आइटम जो हैं वो $3.5 के बचे हैं। इसके बाद आप लोगों ने 8 यूनिट्स बेचे, यानी कि पहले इसमें से बेचोगे, तो अब आपके पास इसकी 2 बची, 2 जो हैं वो $3 की बची हैं 2 यूनिट्स, और 10 की 10 3.5 की बची हैं। ऐड कर लो 35, और ये जो होगा 6 आएगा, 6 + 35 = 41। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, एक बार रिवाइंड करो, या फिर पहले आपने फीफो मेथड देखा है ना सॉल्व करते हुए, उसको एक बार वापस से देखो, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। कुछ भी नहीं किया, नॉर्मल फीफो मेथड जो था उसको अप्लाई करा है और आपका आंसर निकाला है। ठीक है, ऐसे टाइम पे आप लोगों को ये चीज़ें बहुत आराम से समझ आनी चाहिए, क्योंकि वीडियो का भी एंड होने वाला है और आप लोगों का जो चैप्टर है वो भी ख़त्म होने वाला है। इसके बाद what will be the effect of entity's profit for the year of discovering that inventory with cost of 1250 and NRV 1000 had been omitted from the मतलब एक चीज़ की कॉस्ट थी $1250 की, लेकिन और उसके NRV जो थी वो $1000 की, उसको हम लिखना ही भूल गए। इससे देखो, हम लोग जो है वो क्लोजिंग स्टॉक जो है उसमें दिखाओगे नहीं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लोग जो है वो 1000 की इन्वेंट्री लिखना ही भूल गए। बहुत ही बढ़िया, आप लोगों ने इन्वेंट्री वैल्यू ही नहीं करी है। हैड बीन ओमिटेड का मतलब होता है कि मतलब करी ही नहीं है, ठीक है। अगर नहीं करी तो उससे आपका जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो बढ़ा हुआ दिखेगा, तो प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो है देखो, इन दोनों में से लोअर कौन सा है, 1250 या 1000, तो 1000 से इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बी ऑप्शन में ही 1000 दिख रहा है, तो बी ऑप्शन आप सीधे से करेक्ट कर सकते थे। और लॉजिक लगाओगे तो यही है कि अगर 1000 है तो उससे जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी 1000 से जो है वो बढ़ने वाली है, जिससे प्रॉफिट जो है, क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट दोनों का डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। आगे चलते हैं 162। एस कंपनी सेल 3 प्रोडक्ट बेसिक सुपर लग्जरी। आप लोगों को बताना क्या है, इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट बेसिक की ये सब है, और देखो, सबसे पहले आपको कॉस्ट दे रखी है, ठीक है, और उसके बाद आपको ये सब निकाल रखा है, मतलब आपको एनआरवी निकालनी है बेसिकली। तो आप लोग क्या करो, ओरिजिनल कॉस्ट के लिए ये 6 को यूनिट्स कितने हैं, 200। पहले तो कॉस्ट निकालने के लिए आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, मैं आपके लिए कर देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 को 1200 से करोगे तो 6 को 200 से 1200, 9 को 250 से करो 250 मल्टीप्लाई बाय 9 2250, और 18 को 150 से करो 18 × 150 विच इज़ 2700। ठीक है, और थोड़ी भाई मेरे को भी अपनी राइटिंग सुधारने का लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा, तो आप क्या समझोगे। बाकी जोक्स अपार्ट, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो यार कमेंट करिए, पूछ सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने कॉस्ट की निकालनी है, क्योंकि देखो इतना पर यूनिट लग ही रहा है, और बेसिक कॉस्ट तो हमारी इतनी लगनी है। अब हमको एनआरवी निकालना है। सेलिंग प्राइस 9 है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये है, तो मतलब 8,
और इन दोनों को करा तो ये भी 8 आ गया, और इन दोनों को माइनस करा ये आ गया 10, ठीक है। तो अब आप इन तीनों को प्लस मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। NRV पहले की आ गई 1600, 8 को करा मैंने 200 से मल्टीप्लाई, फिर 8 को 250 से करूँगा, 250 मल्टीप्लाई बाई 8 2000, और 10 को 150 से करा तो ये आ गया 1500। ये ऊपर वाली NRV है, नीचे वाली कॉस्ट है, ये वाली कॉस्ट है। अब देखो इसमें 1600 छोटा है या फिर 1200, 1200, 2000 या फिर 2250, 2000, 1500 या 2700, 1500, ठीक है। अब आप लोग सबको ऐड कर दो, 2000 प्लस 1500 3500, 3500 प्लस 1200 इज़ 4700। आपका आंसर होगा 4700। वेरी वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 163, इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी यूजिंग द फीफो एज ओपोज टू द वेटेज एवरेज कॉस्ट मेथड रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम फीफो का जो है वो मेथड यूज़ कर रहे हैं और एवरेज कॉस्ट मेथड के दोनों को कंपैरिजन करा जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट और क्लोजिंग इन्वेंटरी में क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले बिना क्वेश्चन देखे मैं सीधा सीधा एक बात कहना चाहूँगा, एलिमिनेशन मेथड लगाओ। क्लोजिंग इन्वेंटरी जहाँ पे हाइयर है वहाँ पे प्रॉफिट भी हायर होना चाहिए, ठीक है। मतलब दोनों में सेम डायरेक्ट प्रोपोर्शन होना चाहिए। हाइयर और हाइयर मतलब ये वाला ऑप्शन हो सकता है, हाइयर और लोअर, चलो बी ऑप्शन हट गया। लोअर और हाइयर, चलो सी ऑप्शन हट गया। डी ऑप्शन में हाइयर और लोअर, अरे ये भी हट गया। तो ए ऑप्शन मेरा सीधा सीधा करेक्ट हो गया, मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एलिमिनेशन मेथड लगाया, क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ये दो चीज़ें बढ़ेंगी तो कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और लॉजिक सुन लो, जब भी प्राइस वगैरह बढ़ रहे होते हैं तो फीफो की जो मतलब फीफो का वैल्यूएशन होता है वो हाइयर वैल्यूएशन देता है क्लोजिंग इन्वेंट्री की, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री में आपको पता है कि हम जो लास्ट में माल इन्वेंट्री खरीदते हैं वही से सब रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर प्राइजेस बढ़े होंगे तो जो लास्ट की इन्वेंट्री पड़ी होगी उसकी भी हमने वो महंगे में ख़रीदी होगी, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो हमारी कम होगी। काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 164, इन एन एंटिटी यूजेज द पीरियोडिक वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड टू वैल्यू क्लोजिंग इन्वेंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड यूज़ कर रही है तो क्या ट्रू होगा। यूनिट एवरेज कॉस्ट इज रिकैलकुलेटेड इस टाइम देयर इज अ परचेज, नहीं वो तो मतलब हम लोग कॉन्टीन्यूस वगैरह में करते थे, ठीक है। इसको रिकैलकुलेटेड सेल ऑफ गुड, ये सब जो है परचेज और सेल्स ऑफ गुड हम कॉन्टीन्यूस में करते थे, यहाँ पे पीरियोडिक लिखा है। यूनिट एवरेज कॉस्ट इज कैलकुलेटेड वंस ओनली एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। यस, हम लोग याद है ना सारे परचेजेस को ले लेते थे और यहाँ पे यूनिट्स और यहाँ पे टोटल अमाउंट दोनों को डिवाइड कर देते थे, फिर एक एवरेज कॉस्ट निकालते थे, वही बता रहा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन में आपको बता रहा है कि सबको रिकैलकुलेट, हम रिकैलकुलेट नहीं करते, हम बस एक के बारे में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो सी ऑप्शन बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 165, इफ़ एन एंटिटी यूज द कंटिन्यूस वेटेड एवरेज कॉस्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है। देखो यूनिट एवरेज कॉस्ट रिकैलकुलेटेड इस टाइम देयर इज अ परचेज ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। जब भी आप इन्वेंट्री को परचेज करते हो तो ये सही है कैलकुलेटेड, ये तो ऊपर वाले के लिए हो गया, इसके लिए सेल ऑफ गुड्स। और देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको क्या है, देखो यहाँ पे सेल ऑफ गुड है, यहाँ पे परचेज ऑफ सेल है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जब भी इन्वेंट्री को परचेज करते हैं तब हम उसको रिकैलकुलेट करते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन में आपको दे रखा है कि जब भी परचेज़ हो या फिर सेल हो, हम लोगों का जब भी एवरेज कॉस्ट निकालते हैं वो परचेज़ के लिए करते हैं। याद है हम सेल के लिए क्या कर रहे थे, देखो मैं यहाँ पे सॉरी वो तो मैंने हटा दिया, वरना मैं आपको दिखाता कि हम लोग याद है एक अमाउंट निकाल लेते थे, फिर सेल के लिए हम सीधा उसी अमाउंट से मल्टीप्लाई करते थे, हमें एवरेज निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो अगर आपको नहीं आता तो आप रिवाइंड करके वो वाला पार्ट वापस देख सकते हो, आपको पता चलेगा कि हम सेल के टाइम पे जो है एवरेज नहीं निकाल देते, खाली परचेज़ के टाइम पे निकाल देते, इसमें कॉन्टीन्यूस मेथड में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 166, इफ़ एन एंटिटी यूज द कॉन्टीन्यूस मेथड, अगर यूज़ कर रही हैं और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको बतानी है क्या होगी, ठीक है। कॉन्टीन्यूस मेथड है, ये थोड़ा सा लंबा मेथड चलता है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं यार। 2 फरवरी को परचेज़ किए हैं 10 यूनिट्स, इतनी कॉस्ट थी, सो सेल करें हैं इतने पे, परचेज़ करें हैं इतने पे, आपको जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री बतानी है। अगर मैं यहीं पर थोड़ा करने का ट्राई करूँ, देखो ये 10 यूनिट परचेज़ करी हैं 5 पर यूनिट के हिसाब से, तो $50 कॉस्ट हो गई, टोटल $50। इसके बाद आप लोगों ने सेल कर दिया, $6 आपने सेल करा है। अब सेल देखो मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को एवरेज नहीं निकालना, तो सेल के टाइम पे यहीं पे एग्जांपल देख लूँ, ऊपर $5 था तो बस यहाँ पे भी $5 के हिसाब से हमने सेल की होगी, तो $30 यहाँ से भी माइनस होंगे। अब यहाँ पे 20 बचा, यहाँ पे 4 बचा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करा है, 10 यूनिट्स वापस से परचेज़ करे हैं, तो ये होगा 14। 10 यूनिट परचेज़ कितने पे करे, 6.5 पे, यानी कि ये हो गया 65। अब इन दोनों को ऐड करो, 65 + 20 85, और इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 85 डिवाइडेड बाय 14, इट इज़ 6.071, मतलब कुछ 6.07 आपका आंसर आ रहा है।
यही आपको बताना था कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक है। और अब आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपकी वैल्यू आ गई है 85, और आपको 85 आंसर दे देना है। अगर आपसे पूछता कि मतलब कॉस्ट कितनी आ रही है, तो आप 6.07 लिख देते, ठीक है। और अभी आपसे पूछा है कि वैल्यू कितनी है, तो आप टोटल वैल्यू बता दो कि जो है 85। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 167। इफ़ एन एंटिटी यूज द पीरियोडिक मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसमें परचेज़ को ऐड कर लो, उसके बाद सेल्स में से आप माइनस कर दोगे, तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा इसका पीरियोडिक वेटेड। ये देखो 10 यूनिट आपने परचेज़ करे, और एक सेकंड, 10 यूनिट परचेज़ करे $5 पर यूनिट्स पे, ठीक है। तो ऊपर 50 आ गया, आप लोगों ने पहले परचेज़ करे। उसके बाद 10 यूनिट्स आपने परचेज़ करे 6.5 पे, ये हो गया 65। मैंने कुछ भी नहीं किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। और टोटल यूनिट्स कितने थे, यहाँ पे 10 यूनिट थे, यहाँ पे भी 10 यूनिट थे, टोटल यूनिट्स कितने हो गए 20। तो आपका परचेज प्राइस पर यूनिट कितना आ जाएगा, 50 + 65 115 अपॉन में 20। आपका जो परचेज प्राइस आ जाएगा वो हो जाएगा 5.75 का। अब आपको क्या करना है, आपने सेल किए हैं 6 यूनिट्स, आप बस 6 यूनिट्स पे ध्यान दो, और आपका जो प्राइस निकाला था इतना था 5.75 × 6, विच इज़ आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 34.5, ठीक है। 34.5 आ गया। पर ये जो 34.5 है, यही आपका जो है वो आंसर नहीं होने वाला है, क्योंकि देखो हम लोगों को क्या बताना है, ये देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री बताना है, ठीक है। अगर आप लोग सीधा 34.5 आंसर बताने लग जाओगे तो वो दिक्कत की बात होगी, क्योंकि वो खाली सेल्स का है। अब क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हम लोगों को पहले जो है वो परचेज़ और सेल्स को हटाना पड़ेगा। देखो 10 का परचेज़ करा, फिर सेल करा, तो 4 बचे। 4 यूनिट के बाद 10 वापस से परचेज़ कर लिए, तो टोटल यूनिट्स क्लोजिंग इन्वेंट्री में कितने बचे हैं, 14। अब अगर आप 14 को 5.75 से मल्टीप्लाई करोगे, 14 × 5.75 विच इज़ 80.5, ये जो है वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, ठीक है। ना कि जो वो 34.5 निकाला था, ये उत्सुकता में निकल जाता है कभी बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये इसलिए निकालते हैं क्योंकि आप लोग सीधा सेल से माइनस कर दोगे, लेकिन आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है, साफ साफ लिखा हुआ है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री से निकालोगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 168। पीरियोडिक वेटेड एवरेज कॉस्ट है, वापस से अब आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। अब आपको कॉस्ट ऑफ सेल बतानी है। इसके बाद अप्रैल की कॉस्ट ऑफ सेल्स बतानी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल्स मैंने आपको बताया था, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो आपको पूरा इसका जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री 4 × 4 16 कर दिया। उसके बाद आप लोग वापस से परचेज ढूंढो, 10 × 5 विच इज़ 50, वापस से परचेज 10 × 6 60। इनको अपने टोटल सबको जो है वो ऐड ऑन कर देना। यूनिट देखो 10 + 10 + 4 विच इज़ 24, 60 + 50 110, 110 + 126 अपॉन में 24, 126 अपॉन 24 आपका डिवाइड करो 5.25, ठीक है। आपकी 5.25 जो है वो आपकी क्या बन रही है, कॉस्ट बन रही है। अब इसके बाद आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक निकालना होगा। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए 4 + 10 यूनिट आपने परचेज़ करे, फिर आपके जो हैं 14 बचे, फिर आप लोगों ने 6 सेल कर दिया, आपके अब 80 बच रहे हैं। अब आप लोगों ने वापस से 10 खरीद लिए, तो आपके 18 यूनिट्स हो गए, फिर आपने 8 बेच दिए, तो आपकी लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक कितनी बच गई है, 10। और इतना प्राइस है, 10 × 5.25 कर दो, विच इज़ 52.5। 52.5। अब देखो 52.5 जो है वो आपका क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, और आपको क्या बताना है, कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। अगर यहाँ पे चकवा मत खाना भाई, इतना सारा आप लोगों ने आंसर करा, उसके बाद आपने 52.5 भी निकाल लिया, लेकिन आप लोगों ने आंसर दे दिया 52.5। आपसे पूछा भाई क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दें, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आपका पहले निकल गया 52.5, ओपनिंग स्टॉक आप देख लो 4 × 4 कर लो 16। अब आप लोगों को परचेजेज निकालने हैं, परचेज निकालने के लिए 10 × 5 50, ये देखो ऊपर वाले गिन लो ना, ये सारे परचेजेज से, तो ये आपका आ गया 126। अब देखो इन सबको ऐड करो, 126 + 16 - 52.5, आपका आंसर आता है 89.5। ओह सॉरी, यहाँ पर देखो एक गलती सी हो गई, यहाँ में 126 और मैंने 126 इसको कर दिया, इन सबको ऐड कर दिया। भाई देखो वो 126 ये दोनों का टोटल करके बन सकता था, ये 16 जो है ओपनिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। तो मैंने परचेजेस में ओपनिंग इन्वेंट्री को भी ऐड कर दिया, सॉरी माय बैड। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग था, कोई बात नहीं है, गलती होती है, माफ़ कर देना। परचेजेस जो है वो हमारे खाली इतने हैं, 10 × 5 और 10 × 6, ठीक है। वो मैंने 126 उसको ओपनिंग इन्वेंट्री को भी परचेजेस में ऐड कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 110 क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी है 52.5, इन सबको करोगे 110 + 16 - 52.5 73.5, आपका आंसर आ गया। और ये आपको बताना है कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी। कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ये आप लोगों ने क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल ली थी, और कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया 73.5। क्वेश्चन नंबर 169, लास्ट के जो है आपके खाली 2 क्वेश्चन बचे हैं इस चैप्टर के। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, बट कोई नहीं, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई।
तो मुझे बढ़िया लगा होगा, ठीक है। कमेंट करके बताना अगर अच्छा लगी हो वीडियो। यूजिंग कंटिन्यूस वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड टू वैल्यू क्लोजिंग इन्वेंट्री, आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स की वापस से वैल्यू बतानी है और इसमें कॉन्टीन्यूस मेथड है। कॉन्टीन्यूस मेथड हल्का सा बड़ा होता है, कोई नहीं यार, वापस से कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है यार। देखो कॉन्टीन्यूस मेथड में आप लोगों को क्या करना है, सारे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले चार्ज 4x4, यहाँ पे तो नहीं होगा, यहीं पे करते हैं, ठीक है। 4x4 कर देते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दे रखी है 16 हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने क्या करा है, परचेज़ करें हैं 10 यूनिट $5 के हिसाब से परचेज़ करें हैं, तो एवरेज भी निकालनी पड़ेगी। 10 यूनिट्स आपने निकाले कितने के हिसाब से, 5 के हिसाब से, तो ये हो गया 50। सबसे पहले इन दोनों को ऐड करो 66, इन दोनों को ऐड करो 14। अब आपको ये वाला आंसर निकालना है तो इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। 66 अपॉन में 14 विच इज़ 4.71, आप काइंड ऑफ कह सकते हो 4.71 जो है राउंड ऑफ करके आ रहा है। इसके बाद आप लोगों को सेल करना है कितना, 6 यूनिट। प्राइस से डिपेंड नहीं करता हमें कोई भी बात, तो प्राइस हम ये ऊपर वाला ही लेंगे क्योंकि आपको पता है सेलिंग के टाइम पे जो है प्राइस चेंज नहीं होता। 6 इंटू 4.71 एक सेकेंड 6 इंटू 4.71 आपका आता है 28.26, ठीक है। अब आप इन दोनों को माइनस करोगे, आपका आंसर आएगा 37.74 और ये 14 में से 6 गया 8, ठीक है। और ये आपका नॉर्मल 4.71 पे चल रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब वापस से परचेज़ करा है 10 यूनिट $6 पर हिसाब से, तो आगे देखो आप लोगों ने कितने परचेज़ करे हैं, 10 यूनिट परचेज़ करोगे तो यहाँ पे 10 को ऐड करोगे, 18 यूनिट्स अब टोटल आपके पास हो गई। और कितने में ख़रीदा था, 6 पे, मल्टीप्लाई बाई 6 60, ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐड करो। सेम क्वेश्चन है, देखो मैं यहाँ पर आपको जो सारी चीज़ें बतानी थी मैं बता चुका हूँ, बस आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ ताकि अगर आप सॉल्व करो कोई दिक्कत आ रही हो तो यहाँ से समझ जाओ। 97.74, अब आपको ये वाला अमाउंट निकालना है। ये वाला अमाउंट निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड करोगे 97.74 अपॉन में 18 विच इज़ 5.43। इसके बाद लास्ट में आपसे बोला है कि सोल्व करें वापस से 8 यूनिट्स, आपने 8 यूनिट सोल्व कर दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसी पे ही करोगे 5.43 पे। और आपका जो 8 इंटू 5.43 विच इज़ 43.44, ठीक है। इस पे आप लोगों ने सेल करा है। लास्ट में जो आपका वैल्यू बचेगी 10 यूनिट्स आपके पास टोटल बच रहे हैं और इन दोनों को माइनस कर दो, 97.74 माइनस 43.44 54.3, ठीक है। ये आपका आंसर बचेगा। आपको बताना क्या था इस क्वेश्चन में, देख लो, कॉस्ट ऑफ सेल्स बतानी थी ना, एक सेकेंड, यस आपको बतानी थी कि आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी। आपको बताया कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज़ माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग आप देख लो, आपको दे रखा है 4 इंटू 4 16, परचेज़ आपने करें एक तो इसको 10 इंटू 5 50, और आपने क्या परचेज़ करा है 10 इंटू 6 60, यही बस परचेज़ है। और क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों ने हमने निकाला है भाई 54.3 है, 54.3 इसको माइनस कर दो 54.3। अब टोटल सॉल्व करते हैं, 16 प्लस 50 प्लस 60 माइनस 54.3, आपका आंसर आ गया 71.7 विच इज़ हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है हमारा 170। फ्रॉम अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग परस्पेक्टिव वाई शुड एन एंटिटी मेंटेन कॉन्टीन्यूस एंड पीरियड एंड इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, मतलब कंपनी को रेगुलरली जो है, मतलब क्यों एंटिटी को मेंटेन करना चाहिए इन्वेंट्री का रिकॉर्ड चाहिए, मतलब एक ऐसा आपको दे रखा है कि थोड़ा थ्योरी भी टेस्ट कर लो यार, कब तक प्रैक्टिकल करते रहोगे, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन, दे हेल्प टू डिटरमाइन द एवरेज कॉस्ट ऑफ अ यूनिट ऑफ इन्वेंट्री। हाँ, अगर हमें एवरेज कॉस्ट निकालने में मदद करते हैं तो यार हम लोग मतलब रोज़ मतलब इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखें, ऐसा तो कोई भी नहीं है। दे हेल्प टू आइडेंटिफाई वेरिएंसेस बिटवीन द एक्सपेक्टेड यूसेज एंड एक्चुअल यूसेज। वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस, तो जो भी हम लोगों ने एक्चुअल में यूज़ करा है और जो एक्सपेक्टेड यूज़ करा था, इसका जो हमें डिफरेंस पता चलेगा, इसलिए हम इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं, वैसा भी कुछ नहीं लग रहा है। दे हेल्प टू डिटरमाइन द क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फॉर इंक्लूजन इन द फाइनेंस। यस, ये स्टेटमेंट जो है एकदम ट्रू है। इसमें क्या कह रहे हैं, नॉर्मल सी बात कह रहे हैं कि अगर हम इन्वेंट्री को जो है वो कॉन्टीन्यूसली मेंटेन करके चलेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि इन्वेंट्री की क्वांटिटी कैसी है, हमें कितनी क्वांटिटी और चाहिए और हमारी कॉस्ट कितनी आने वाली है इन्वेंट्री की। ये सब चीज़ें जो है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं, इसलिए हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पर्सपेक्टिव से पूछा था। तो सी ऑप्शन इज़ द ग्रेट ऑप्शन। और डी ऑप्शन में देखो, दे हेल्प मैनेजमेंट टू मेक डिसीजन
रिगार्डिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये वाला अगर मैं तब सही कहता अगर मेरे से पूछते कि अगर भाई मैं बताओ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से बताओ, तो अगर मैं होता तो मैं डी ऑप्शन करेक्ट करता। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हिसाब से पूछा है तो सी ऑप्शन। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह आता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये सब चीज़ें आती हैं कि सेलिंग प्राइस कितना हो, ये सब चीज़ें कितनी हो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। हल्की सी बड़ी वीडियो बट कोई बात नहीं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज़ द मेन क्लैरिटी। अगर आपको वो चीज़ हो गई तो आप सारे पेपर में एकदम बहुत बढ़िया तरीके से पास हो गए। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।